नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है JB मोटो व्लॉग्स। और आप सबको एलियन शवा मेरी तरफ से। पता है आज का जो सब्जेक्ट है BS6 के बारे में है। तो आप लोग पूछेंगे कि जगदीश भाई आज BS6 इतना लेट क्यों, पूरे 1 साल होने लगेंगे अब BS6 के बारे में। तो हम सबको पता है, मुझे पता है, आप सबको पता है BS6 के बारे में। कुछ ऐसे पॉइंट्स शायद मैंने लाया है या आपको लगता है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए, शायद दूसरे यूट्यूबर्स ने या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म में बताए नहीं हैं। तो ऐसे ढेर सारे वीडियोस तो मिल जाएंगे, पर मेरे वीडियो मैं कुछ अलग रखने की कोशिश कर रहा हूँ और ऐसे 10 पॉइंट्स लाया हूँ BS6 के बारे में। तो बिना किसी परेशानियों के और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करता हूँ। जैसे आप देखे हैं मैंने 10 पॉइंट में क्या क्या लाया। पहला, जो BS5 का इंडिया ने क्यों स्किप किया, और उसके बाद ऐसे BS6 का BS यूरो के मुकाबले सेम है या, और इसका लास्ट जो पॉइंट होगा कि हमारा जो गाड़ियों की प्राइस क्या बढ़ेगी और क्यों बढ़ेगी, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, BS5 हमने क्यों स्किप किया। हमने 22 अप्रैल 2017 को प्रकाश जावड़ेकर जो क्लाइमेट मिनिस्टर थे, हमने एक ट्रीटी साइन किया था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। इसके तहत 190 कंट्री के साथ साथ भारत ने भी इसे साइन किया था और दिसंबर 2017 से ये सब पर लागू हो चुका था। तो इसका BS5 से क्या मुकाबला है। ये हमारा क्लाइमेट चेंज बहुत ड्रास्टिक चेंज हो चुका है। जैसे आप लोग जानते हैं कि अनवांटेड चीज़ होने लगता है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसके लिए ये पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी एग्रीमेंट हमने साइन किया था। तो इसके तहत क्या था कि BS4 से जब BS6 में आना था, तब यूरोप ने पहले से ही यूरो 6 मापदंड के गाड़ियों में जो गैसेस निकलते उसका मापदंड तय कर चुका था, 2017 में ही तय कर चुका था उन्होंने। तो उसके स्टैंडर्ड को हम मेकअप करने के लिए हमने BS5 को स्किप किया यूरो के मुकाबले आने के लिए, यूरो 6 के मुकाबले आने के लिए। तो अब क्या है कि इसीलिए हमारे भारत ने BS5 को स्किप किया और बहुत सारी कारण थी, एक कारण थी कि BS5 को हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं ला सकते थे और जो हमारे मौजूदा जो हालत है क्लाइमेट की उसे मेकअप नहीं कर सकते। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की वजह से हमने BS6 को अपनाया। अब सेकेंड जो पॉइंट है, BS6 क्या है। BS6 सिंपल में BSES जो 2000 में आया था। BSES जो है भारत स्टेज जो गैस निकलती है गाड़ी में से, वो हमने 2000 में लागू किया, जबकि यूरोप ने वो अर्ली 90s में ही लागू कर चुका था। दुर्घटना से देर भली, तो इंडिया ने भी तब चालू कर दिया 2000 के टाइम में। तो BS1, BS2, BS3, BS4 और BS5 को स्किप करते हुए BS6 में आया, जिसमें स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स जो गैसेस निकलती है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रो ऑक्साइड, जो भी हार्मफुल गैसेस निकलती है, तो इसको स्ट्रिक्ट रखते हुए, क्योंकि क्लाइमेट में बहुत सारे हमारे मेट्रोक्रिल 2020 में ही इसे स्ट्रिक्टली लागू करना होगा BS6 के माध्यम से गाड़ी में। तो थर्ड जो पॉइंट है वो है, क्या हमारा BS6 क्या यूरोपियन स्टैंडर्ड जो यूरो 6 है उससे इक्वल है। मेरा आंसर है 90 to 95% सेम है। पर अभी जो यूरोप में है वो यूरो 6D बोल के एक नॉर्म्स उन्होंने बढ़ा चुका है, जो थोड़ा बहुत चेंजेस है यूरो 6 के मुकाबले। अब यूरो 6 और हमारा भारत स्टेज क्यों सेम नहीं है, जो 10 से 5% क्यों सेम नहीं है, वो बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यूरो 6 के जो मापदंड है गैसेस के, वो 2017 में ही लागू हो चुका था और हमारे कंट्री में ये अब अप्रैल 2020 में ज़्यादा स्ट्रिक्ट से लागू हुआ। ऐसे तो था हमारे कंट्री में 2017 से, और दिल्ली में कई जगह पर BS6 के फ्यूल पहले से ही हमें मिलते थे 2019 से। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी गाड़ी बहुत स्पीड में जाती है, उसके जो मापदंड है जैसे एयरबैग के मापदंड है या जो भी उसमें लॉस लगती है वो अलग है भारत के स्टेज में। और हमारा जो ग्लोबल क्रैश टेस्ट होता है वो 48 से लेके 55-56 में आता है और उनका 70 के ऊपर जो ग्लोबल क्रैश टेस्ट होता है वो है। तो ये क्रैश टेस्ट, ये हमारा जो भी सेफ्टी नॉर्म्स है, इसको हम यूरो 6 से अब तक मैच नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में ऐसे सड़कें ही नहीं है जिसमें हम वो हाई स्पीड अचीव कर सकते। और एक और चीज़ है, हम भारत
की स्टेज के ये BS6 की गाड़ी यूरो 6 से मैच नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कंपोनेंट्स भी थोड़े अलग है। BS6 के फ्यूल हम उसमें नहीं चला सकते, और वैसे यूरोपियन जो यूरो 6 के फ्यूल है हम BS6 में नहीं चला सकते, थोड़े बहुत चेंजेस है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि यूरो 6 और भारत 6 क्यों नहीं सेम है। अब जो फोर्थ पॉइंट है, BS3 BS4 के गाड़ी में BS6 की फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ, हम BS6 के फ्यूल BS3 और BS4 के कार्स और बाइक्स दोनों में चला सकते हैं। उसका कारण क्या है, BS6 की जो फ्यूल है वो और रिफाइंड है, और इसी के कारण हम उसमें कोई भी वेयर एंड टेयर नहीं होता। पर एक चीज़ है, वेयर एंड टेयर होता है, इसका जो मात्रा है पेट्रोल में, जो मात्रा है वो बहुत कम, तो लाख किलोमीटर चलाएंगे तभी हमको उसकी फ़र्क दिखेगी। लेकिन हम BS3 की और BS4 की गाड़ी चला सकते हैं BS6 के फ्यूल में। पर डीजल का क्या है, क्या हमारी BS3 की फ्यूल और BS4 की फ्यूल, यानी अब BS4 में जो फ्यूल मिलता था, क्या वो फ्यूल हम BS6 में चला सकते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि BS6 में बहुत सारी चेंजेस हो चुके हैं इंजन कंपोनेंट्स में, और जो मेन कंपोनेंट है वो डीजल में चेंज हुआ है। तो इससे हम ये BS6 इंजन को चला ही नहीं सकते। सिंपल है, हम BS3 की और BS4 की जो भी फ्यूल अगर मिलती है भारत में, BS6 की गाड़ी इसमें नहीं चला सकते हैं, क्योंकि दोनों इंजन में फर्क है। अब देखते हैं 6 पॉइंट BS6 की नॉर्म्स। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने चार्ट बनाया है। BS6 में जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है जो नॉर्म्स के हिसाब से, वो इफेक्ट होने वाला है डीजल में, डीजल इंजन में। तो ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी इसमें कवर हो जाता है कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होने वाला है पेट्रोल या डीजल में, तो मेरा आंसर है डीजल में ही सबसे ज़्यादा चेंज होगा। वो 70% चेंज होगा पेट्रोल के मामले में, पेट्रोल में 25% है। इसीलिए तो आप पेट्रोल की जो पुरानी गाड़ी है BS4 की गाड़ी, वो आप BS6 की फ्यूल में भी चला सकते हैं पेट्रोल में, पर डीजल में नहीं। क्यों डीजल में नहीं चला सकते? तो मेरा वो नेक्स्ट पॉइंट है, 8th पॉइंट है। उसका कारण क्या है कि हमारे डीजल इंजन जो आने वाले हैं इंडिया में, ऐसे तो इंडिया में डीजल इंजन जो नई मापदंड BS6 के मापदंड की BS6 इंजन बहुत कम मैन्युफैक्चर के पास मिल रही है। क्योंकि उसका कारण है कि उसमें कॉस्ट बढ़ने वाली है। जो लास्ट पॉइंट है वो भी कवर अप हो जाएगा इसमें। उसमें कॉस्ट बढ़ने वाली है, गाड़ी की भी कॉस्ट बढ़ेगी, कंपोनेंट्स की भी कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि इसमें SCR, DPF और एक तरह की यूरिया बेस फ्यूल यूज होने वाली है, एडब्ल्यू, जिससे जो बर्न होगा डीजल में, जो बर्निंग होगा, गैसेस की जो मात्रा होगी, हार्मफुल गैसेस, जैसे आपने चार्ट में देखा नाइट्रो ऑक्साइड की मात्रा कितनी कम हो जाएगी। तो इस कारण वो 8 पॉइंट भी मेरा इसमें कवर हो जाएगा। और जो SCR, DPF और एडब्ल्यू के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा और विद चार्ट, जाके आपको पता चले कि कैसे डीजल इंजन रन होती है हमारे BS6 के नॉर्म्स में। तो उसके बाद क्या हमारा 9th जो पॉइंट है वो, क्या हमारी गाड़ी में कुछ सेफ्टी चेंजेस होगी BS6 में? तो मेरा आंसर है हाँ। तो मैंने कुछ लिस्ट लाया है जो मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर डिपेंड होगा वो क्या क्या देना चाहते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि जो हमारी रेटिंग है क्रैश टेस्ट की, वो टाटा में कितनी अच्छी है, तो वैसे क्रैश टेस्ट की जो रेटिंग है इसमें भी आने वाली है। और हर एक कंपनी को ये फॉलो करना होगा और देना ही होगा कुछ कुछ चीज़ जो मैंडेटरी होगा गवर्नमेंट की तरफ से कि देना है, हम कंज्यूमर को देना है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ से या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर की तरफ से। बहुत पेट्रोल और डीजल में तो मिलेगी, बहुत बाइक्स और कार्स में भी ये मिलेगी। क्या क्या पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जैसे हमारी जो क्रैश टेस्ट में इम्प्रूव कैबिन स्पेस, कैबिन की जोर क्या है वो पाएंगे हम इसमें। और जो हम रास्ते में जाते हैं, पेडिस्ट्रियन सेफ्टी नॉर्म्स BS6 में लागू होगा कार्स में। और ड्राइवर एयरबैग मिलेगा जो कंपलसरी होगा, ABS EBD कंपलसरी होगा। सब बेस मॉडल से लेके टॉप मॉडल तक ये मिलना ही मिलना है। टॉप में तो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे सेफ्टी में, लेकिन ये बेस में भी ही मिलेगा आपको। सीट बेल्ट रिमाइंडर दोनों ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों में ही मिलेगा। फिर 6th जो होगा, रेयर पार्किंग सेंसर कंपलसरी होगा, क्योंकि आपको पता है कि आजकल टाइट स्पेस में पार्किंग करना कितना मुश्किल होता है। एक और चीज़ मिलेगा जो स्पीड अलर्ट सिस्टम मिलेगा। साथ ही साथ और मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर डिपेंड होगा वो क्या देना चाहते हैं। तो नेक्स्ट है
क्या बाइक्स में कुछ चेंजेस मिलेगा? हाँ, बाइक्स में चेंजेस मिलेगा। ऑलवेज हेडलाइट ऑन ये सिस्टम मिलेगा जो पहले से ही था और इसमें नॉर्म्स में और बढ़ाया गया है। और जो 125 सीसी का इंजन होगा इसमें कंपलसरी कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम देना होगा कंपनी को। जो 125 सीसी तक गाड़ी है, मतलब 50 सीसी टू 125 सीसी, और 125 सीसी से ऊपर ABS और जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसे कंपलसरी ये स्टैंडर्ड कर दिया जाएगा। क्योंकि जानते हैं सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो बाइक में स्किटिंग के वजह स्केट होता है उसके वजह से होता है। तो ABS और कॉम्बिनेशन ब्रेक ऐसे बहुत सारे चीज़ लाया जाएगा, लेकिन मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट होगा। और आप जब भी BS6 की गाड़ी लेने जाएं तो इस बारे में थोड़ा उनसे बात कीजिए। जो 10th पॉइंट है, क्या हमारी गाड़ी की कॉस्टिंग बढ़ेगी? हाँ, डेफिनेटली बढ़ेगी। एक और चीज़ जो मैं सेफ्टी में ऐड करना भूल चुका हूँ कि सेफ्टी में OBD सिस्टम भी लगेगी। OBD मीन्स ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम। इसमें होता क्या है कि आपको डैशबोर्ड में ही दिखेगी आपका कौन से गाड़ी में कौन सा पार्ट्स खराब है, और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि BS6 में ये कंपलसरी होने वाला है। और BS6 में ये एक सेफ्टी सिस्टम के हिसाब से ही लगेगा जो डैशबोर्ड में दिखेगा, और आपको उससे पता चल जाएगा कि आपको कौन सा पार्ट उसमें चेंज करना है। तो ये याद रखना कि ये मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर डिपेंड होता है। क्या इससे कॉस्ट बढ़ेगी? डेफिनेटली आप भी जानते हैं कॉस्ट, ये सब सिस्टम लगने से कॉस्ट गाड़ी की बढ़ेगी। एक और कारण है गाड़ी की कॉस्टिंग बढ़ाने की कि BS6 का जो फ्यूल की मैन्युफैक्चरर्स है, जो फ्यूल रिफाइनिंग करते हैं हमारे BS6 नॉर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए उनकी मशीनरी चेंज करना होगा। तो उससे एडवर्स इफेक्ट क्या है? उसका इफेक्ट की वजह से हमें फ्यूल जो है वो ज़्यादा महंगा मिलेगी। रिफाइन है इसीलिए फ्यूल की जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी और वो अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर आएगी। अब आते हैं कि गाड़ी की प्राइसिंग बढ़ेगी। हाँ, डेफिनेटली बढ़ेगी। जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा वो डीजल में होगा, लेकिन पेट्रोल बाइक्स में और इसमें पेट्रोल कार्स में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। फिर भी होगा तो कितना होगा? बाइक्स में हमें लगभग 10,000 से लेकर 30,000 डिपेंड मैन्युफैक्चर आपको क्या कॉस्टिंग लगाती है वो क्या लगाते हैं, और हायर जितना गाड़ी जाएगा उतना आपका कॉस्टिंग बढ़ेगा। तो 4 व्हीलर में कितना बढ़ेगा? 4 व्हीलर में आपको लगभग 15,000 से लेके 50,000 या 60,000 लगता है, डिपेंड अपॉन आपका मैन्युफैक्चर फिर से, और उनका आप कौन सा वेरिएंट खरीदते हैं। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो डीजल में होगा। डीजल में 30,000 से लेके आपको पूरे 50, 60, 70, 80,000 तक भी खर्चा आ सकता है। ये में भी इवन हायर जाए, मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर डिपेंड होता है। तो ये सारे 10 पॉइंट्स थे। आशा करता हूँ आप सबको इंटरेस्टिंग लगा होगा ये वीडियो। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कीजिए ताकि और लोगों को पता चल सके। और अंत में हर बार की तरह सीट बेल्ट पहनिए, गाड़ी चलाते वक्त 4 व्हीलर और 2 व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट पहनिए। खुश रहिए।